संसद में आज वक्फ बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई और विपक्ष ने इतना जोरदार तरीके से बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सामने अमित शाह बैठे हुए थे और अमित शाह केवल देखते रह गए। बीच बीच में अमित शाह ने उठ करके बोलने की कोशिश भी की। अखिलेश यादव बोल रहे थे, उस वक्त में तो अमित शाह उठ ही गए, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला गौरव गोगोई ने। सबसे पहले किरण रिजिजू बोले। किरण रिजिजू ने बिल के अंदर क्या क्या प्रावधान है, सरकार क्या कर रही है, सरकार की मंशा क्या नहीं है, क्या मंशा है, तमाम तरह की बातें कही। और उसके बाद में गौरव गोगोई, उन्होंने विपक्ष की तरफ से पहले वक्ता के तौर पर जो अपनी बातें रखी वो वाकई सुनने लायक है। गौरव गोगोई ने जोरदार तरीके से बीजेपी पर और बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने इसके बाद में बोला और अखिलेश यादव ने भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी को रगड़ दिया। सबसे पहले गौरव गोगोई, उन्होंने कहा कि आप उस कौम पर सवाल उठा रहे हैं, उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने मंगल पांडे के साथ में शहादत दी, जिसके 2 लाख से ज्यादा उलेमा शहीद हुए, जिसने गांधी के दांडी मार्च का समर्थन किया, जिन्होंने 1926 में अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल का विरोध किया। जब आरएसएस के लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, माफीनामा लिख रहे थे, तब यह कौम देश के लिए लड़ रही थी। किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थ्योरी को पूरी तरीके से नकारा? आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। यही है इनका डिवाइड एंड रूल। तो सबसे बड़ी बात जो ये है कि वक्फ बिल को लेकर के जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, इसमें पूरी तरह से एक ही मिनट के अंदर उस पूरे एजेंडे की हवा निकाल दी कि आप मुसलमानों पर सवाल मत उठाइए, मुसलमानों को इस देश का गद्दार मत घोषित करिए। मुसलमान ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, मुसलमान हमेशा इस देश के साथ खड़ा रहा है। और इसके बाद में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिरकार ये जरूरत ही क्या है, ये नया कानून जो सरकार लेकर के आ रही है, इसकी जरूरत क्या है। गौरव गोगोई ने कहा कि 2023 में 4 बार अल्पसंख्यक मंत्रालय की बैठक हुई। 21 जुलाई को मुंबई में बैठक होती है, 24 जुलाई को लखनऊ में बैठक होती है, 20 सितंबर को दिल्ली के अंदर बैठक हुई, 7 नवंबर को फिर दिल्ली में बैठक होती है। लेकिन एक भी बैठक में यह मांग नहीं रखी गई कि हमें कोई नया कानून चाहिए। तो फिर आखिरकार यह सरकार ऐसा कानून ला क्यों रही है? 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को।
मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी मंत्र जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था, जिक्र भी नहीं हुआ। और इसके बाद में तो गौरव गोगोई ने बिल्कुल धागे खोल दिए, सरकार के धागे खोल दिए। उधर सामने अमित शाह बैठे हुए थे और अमित शाह के सामने ही गौरव गोगोई ने वो बात कह दी जो बात आज उनके कानों में जरूर गूंजेगी। एक तरफ जब सरकार की तरफ से बोलते हुए किरण रिजिजू वो कह रहे थे कि ये जो वक्फ संशोधन हम लेकर के आ रहे हैं इससे तो मुसलमानों का बहुत फायदा होगा, बहुत बेहतरी होगी। जब गौरव गोगोई खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो मुसलमानों का फायदा गिना रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जब ईद गई है तो इनकी डबल इंजन की सरकारों ने लोगों को नमाज पढ़ने तक की अनुमति नहीं दी। ये लोग मुसलमानों का फायदा गिनवा रहे हैं। आप ये आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे। वाकई जोरदार तरीके से गौरव गोगोई ने आज सरकार पर पलटवार किया। और जिस तरीके से सरकार इस पूरे मामले को लेकर के सोच रही थी कि मुसलमानों का मुद्दा है, और जिस तरीके से हमने हिंदुत्व की राजनीति को बहुत जोरदार तरीके से इस वक्त में देश की फिजाओं में घोल दिया है, इसलिए अब मुसलमानों के मुद्दे पर शायद कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेता बोल नहीं पाएंगे। लेकिन गौरव गोगोई ने जिस तरीके से बोला वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि आज के वक्त में धारा के विपरीत चलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ओम बिरला कितने निष्पक्ष हैं इस बात को जरा देख लीजिए। जब गौरव गोगोई बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि साहब मुझे भी उतना ही संरक्षण दे दीजिए जितना संरक्षण आपने माननीय मंत्री को दिया है। जब माननीय मंत्री किरण रिजिजू बोल रहे थे तो कोई भी इस तरफ से ना तो उठा और ना ही किसी ने उनके भाषण के बीच में किसी को टोका और ना ही आपने इजाजत दी। तो अब जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मुझे भी उसी प्रकार का संरक्षण दे दीजिए, इतनी तो बात कही थी। और क्या ये गलत बात है? लेकिन इस बात पर ओम बिरला भड़क गए। इस बात पर उन्होंने कहा कि आप बार बार चेयर पर आरोप क्यों लगाते हैं? तो गौरव गोगोई ने कहा कि माननीय मंत्री ने 2013 जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उनका संदर्भ जिस तरीके से पेश किया वो पूरी की पूरी तरह से मिसलीडिंग है। या तो माननीय मंत्री उस चीज को ऑथेंटिकेट करें, मतलब पूरी तरह से माननीय स्पीकर साहब एक्सपोज हो गए। देख लीजिए। संरक्षण चाहता हूं। जब आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, आपने विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं दिया। मंत्री महोदय बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बिना उन्होंने अपनी बात रखी। वही संरक्षण आप मुझे दे, मैं वही अपेक्षा करता हूं। मंत्री महोदय ने अपनी पूरी बात रखी, आपने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया, आपने सुना। वही संरक्षण। एक बात है गौरव जी, आप हमेशा सदन पर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा? मैंने फिर कहा आपको, इस सदन में, प्लीज बैठिए, इस सदन में संसदीय व्यवस्था के अनुसार सबको समय आवंटित होता है। आवंटित दल का माननीय सदस्य अपनी बात रख सकता है। जब मैंने व्यवस्था दे दी कि कोई माननीय सदस्य बोलेगा उसके बीच में आज शून्यकाल पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। माननीय गौरव गोगोई अध्यक्ष, देखिए शुरू हो गया सर। आप दे रहे अनुमति, आप अनुमति दे रहे हैं सर। आपने हमें अनुमति दी, आपने अनुमति दी हमें। एक मिनट बैठिए। हमारे सर इन्होंने हम शांति से सुनेंगे। अरे सुनो ना, ये अपना भाषण देने से पहले इन्होंने मिसलीड किया बोला। आप सर ये कोई तरीका सर। एक मिनट बैठिए। माननीय मंत्री जी, मैंने एक मिनट बैठिए।
बैठिए बैठिए एक मिनट बैठिए एक मिनट बैठिए एक मिनट बैठिए बैठिए एक मिनट ठीक है बैठिए एक मिनट बैठिए। मैंने माननीय मंत्री जी को आपके भाषण के टोकने के लिए अलाउ नहीं किया है। वह आपने तो भाषण शुरू नहीं किया था, नहीं शुरू करने वाले थे। वह दूसरे विषय पर अपनी बात करना चाहते। आपके भाषण को नहीं काट रहे आप, नहीं आपके भाषण को, तो अपनी बात कोई दूसरे विषय पर रखना चाहते हैं। मेरा सर इतना कहना है कि हम लोग शांति से बैठ के सुनेंगे। चर्चा का पूरा टाइम तय हो चुके हैं, हम लोग नोट करेंगे, सबका बात सुनेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि जैसे कि माननीय सदस्य कहेंगे कि मैंने मिसलीड किया, तो कौन सा पॉइंट मिसलीड किया वो बता दे। ऐसे आप आरोप ना लगाए, मेरा यही कहना है। आप तर्क बताइए कहाँ मिसलीड हुआ पॉइंट। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए संसद में आज कई गजब नजारे देखने को मिले। जब गौरव गोगोई बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि पता नहीं ये जो संशोधन तैयार किया गया है, ये मसौदा तैयार किया गया है, ये कहां से आया है। क्या ये वाकई अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बनाया है या फिर कहीं और से आया है। और संसद में पीछे से कोई जोर से बोला सांसद कि नागपुर से आया है, नागपुर से। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया ये बिल? नागपुर से।